सरकार में मंत्री और सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान को लेकर हंगामा जारी। सनातन धर्म को लेकर दिए बयान के बाद अब उदयनिधि दे रहे बयान पर सफाई। पंजाब में बाढ़ के मुआवजे को लेकर किसान यूनियनों का आज धरना। 2 दिसंबर को चंडीगढ़ के किसान भवन में 5 किसान संगठनों में हुई बैठक। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। 8 से 10 सितंबर के बीच कई मेट्रो स्टेशनों के बीच गेट वीआईपी रूट के दौरान रहेंगे बंद। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षित किले में तब्दील रहेगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है भारत। राजधानी दिल्ली में हैरत अंगेज मामला आया सामने। फर्जी आईएएस और सांसद का पीए बनकर दिल्ली के एलजी से मिलने पहुंचे 2 युवक, सीधे एलजी आवास में हो गए दाखिल। एशिया कप में आज टीम इंडिया का नेपाल के साथ अहम मुकाबला। भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। पाकिस्तान के साथ होने वाला मैच चढ़ा था बारिश की भेंट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर संभल से आ रही। हापुड़ घटना को लेकर अधिवक्ताओं में उबाल देखने को मिला है। विरोध मार्च निकालकर तहसील तक पहुंचे हैं अधिवक्ता। हापुड़ डीएम और एसपी को हटाने, दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए यह धरना प्रदर्शन वकीलों का हुआ है। वकील से मारपीट करने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। आपको बता दें, सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है। सदर एसडीएम, माफ कीजिएगा, सदर तहसील इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो डीएम एसपी को हटाने की वकीलों की लगातार मांग जारी है। वकील से मारपीट करने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी की भी मांग लगातार वकील कर रहे हैं। सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है। सदर तहसील इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। हापुड़ घटना को लेकर अधिवक्ताओं में उबाल लगातार देखने को मिल रहा है। पूरे देश में यह विरोध मार्च देखने को मिल रहा है। विरोध मार्च निकालकर तहसील तक हापुड़ में पहुंचे हैं अधिवक्ता। हापुड़ डीएम और एसपी को हटाने, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग अधिवक्ताओं के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें, वकील से मारपीट के बाद अधिवक्ता संघों का ये एकजुटता दिख रही है। प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वकील से मारपीट करने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मार्च निकालते दिख रहे हैं वकील। सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को भी सौंपा है। सदर तहसील इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। बात अगली खबर की। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पूरे यूपी में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। वकीलों ने पूरे यूपी में प्रदर्शन किया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और मामले में कार्रवाई की मांग भी की है। आइए दिखाते हैं आपको ये 4 तस्वीरें। आप साफ तौर से देख पा रहे हैं चंदौली, फर्रुखाबाद, हापुड़ और लखनऊ की ये 4 तस्वीरें, जहां अधिवक्ताओं का प्रदर्शन साफ तौर से देखने को मिल रहा है। अधिवक्ता संघों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया है और मारपीट के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। अलग अलग जिलों में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हड़ताल देखने को मिल रही है। तो हापुड़ की ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, जिसमें वकील के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद अधिवक्ता संघों ने एकजुटता दिखाई है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही हापुड़ डीएम और एसपी को हटाने की भी मांग लगातार अधिवक्ताओं के द्वारा की जा रही है। तो ये 4 तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिख रहे हैं अधिवक्ता। अधिवक्ताओं की मांग है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, साथ ही हापुड़ के जो डीएम और एसपी हैं उनको हटाया जाए। तो पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन साफ तौर से देखने को मिल रहा है और इसका व्यापक तौर पर असर भी देखने को मिल रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। सीएम योगी कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे। कल शाम 4 बजे दिल्ली दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी।
कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा संभव है। तो सीएम योगी का अहम दिल्ली दौरा, इस दौरे में पीएम मोदी से भी मुलाकात हो सकती है सीएम योगी की। कल शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी। इस दौरान कई अहम मसलों पर चर्चा हो सकती है, साथ ही राम मंदिर के विषय पर भी चर्चा हो सकती है। राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े विषयों पर चर्चा संभव है। तो यूपी के सीएम का दिल्ली का दौरा, दिल्ली के अहम दौरे पर कल शाम 4 बजे सीएम योगी दिल्ली रवाना होंगे। अब बात अगली खबर की, पुणे से अगली खबर है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सड़क जाम किया गया है। जालना घटना के विरोध में भी ग्रामीणों ने सड़क जाम किया है। रोड रोको में हजारों मराठा के लोग शामिल हुए हैं। जालना घटना के विरोध में भी ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। तो पुणे से यह अहम खबर, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सड़क जाम किया गया है। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। जालना घटना के विरोध में भी ग्रामीणों ने सड़क जाम किया है और जमकर प्रदर्शन किया है। रोड रोको में हजारों मराठा इसमें शामिल हुए हैं। जालना घटना के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम किया है, इसमें हजारों मराठाओं ने भी भाग लिया है। साथ ही मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भी रोड जाम किया गया है। तो जालना घटना और मराठा आरक्षण को लेकर रोड रोको यह अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों मराठाओं ने भी भाग लिया है। पुणे से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जालना घटना के विरोध में भी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, साथ ही रोड जाम भी किया गया है। इसके अलावा मराठा आरक्षण को लेकर भी सड़कों को जाम किया गया है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। तो पुणे से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जालना घटना के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही मराठा आरक्षण को लेकर भी मराठाओं में उबाल देखने को मिला है। जगह जगह सड़कों को जाम किया गया है। अब बात अगली खबर की, बाराबंकी से अगली खबर है। 3 मंजिला इमारत के गिरने का मामला सामने आया है। दानिश नाम के शख्स का रेस्क्यू किया गया है। इस दौरान दानिश की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में कुल 13 लोगों को रेस्क्यू कर भर्ती कराया गया, जिसमें 2 लोगों की अब तक मौत की खबर आ रही है। 8 घायलों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। इनकी हालत गंभीर देखते हुए इनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है, जबकि एक घायल का स्थानीय सीएचसी में इलाज चल रहा है। अगर बात करें मलबे में, तो अभी भी मकान के मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। तो दानिश नाम के शख्स को अभी रेस्क्यू किया गया है। दानिश की हालत गंभीर देखते हुए इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के काजीपुर मोहल्ले का यह मामला बताया जा रहा है। कुल 13 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 8 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। 2 लोगों की अब तक मरने की खबर आ रही है। इस घटना में अभी तक मलबे में भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका प्रशासन जता रहा है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। लोकल प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार प्रशासन का सहयोग कर रही हैं और मलबे को हटाने में सहयोग कर रही हैं। बाराबंकी में 3 मंजिला इमारत गिरने के बाद यह हादसा हुआ है, जिसमें लगभग 16 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही थी। 13 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 लोगों की दुखद मौत भी हुई है। 8 लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया है।
देश की बात में अगली खबर रायबरेली से है। संदिग्ध परिस्थितियों में बंगले में आग लगी है। 2000 की नकदी, घरेलू सामान सहित तमाम घरेलू सामान भी जलकर राख हुआ है। ग्रामीणों ने आग पर बामुश्किल काबू पाया है। मौके पर नायब तहसीलदार सहित स्थानीय प्रशासन भी पहुंचा है। आग के विकराल रूप का तांडव देखने को मिला। कमरे में कैद हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कंडोरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। मौके पर नायब तहसीलदार सहित स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा है। आग के विकराल रूप का तांडव भी देखने को मिला है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कंडोरा गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बंगले में आग लगी, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। साथ ही 2000 की नकदी भी इस आग में जली है, ऐसा बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। कपड़ा लत्ता जितना रहा था कुछ पैसे रखे रहेंगे। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। बंगले में आग लगने के बाद आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस दौरान कुछ नकदी और घरेलू सामान भी जलकर राख हुआ है। तो खबरों के बीच इस बीच प्रयागराज से अहम खबर आ रही है। अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी और अहम खबर प्रयागराज से दिखा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर। यूपी में अधिवक्ताओं की हड़ताल का मामला, इससे जुड़ी अहम खबर। वकीलों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो हाईकोर्ट ने अपर महाधिवक्ता को तलब भी किया है। हापुड़ की घटना के बाद प्रदेश भर में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन और रोष देखने को मिला है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है इस मामले का। हापुड़ में वकीलों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में वकीलों की हड़ताल देखने को मिल रही है। वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूपी बार काउंसिल ने भी हड़ताल का ऐलान किया है और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस घटना का संज्ञान लिया है। गाजियाबाद में वकील की हत्या का भी विरोध शुरू हुआ है। यूपी बार काउंसिल ने हड़ताल का ऐलान किया है। तो निश्चित रूप से व्यापक तौर पर वकीलों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। कुछ देर बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई भी करेगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को प्रयागराज से दिखा रहे हैं। यूपी में अधिवक्ताओं की हड़ताल का यह मामला, हापुड़ की घटना के बाद अधिवक्ताओं में जिस तरीके से रोष देखने को मिल रहा है, पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने हड़ताल के अलावा प्रदर्शन भी किया है। हाईकोर्ट ने अपर महाधिवक्ता को इस घटना के लिए तलब भी किया है, स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को भी तलब किया है और कुछ ही देर में इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में यह हड़ताल वकीलों के द्वारा की गई है। गाजियाबाद में वकील की हत्या का विरोध किया गया है। यूपी बार काउंसिल ने हड़ताल का ऐलान किया है। साथ ही अलग अलग अधिवक्ताओं के संगठन ने हड़ताल किया है और प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया है। यूपी बार काउंसिल ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। कुछ ही देर बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी अहम खबर। यूपी में अधिवक्ताओं की हड़ताल का यह मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले पर। अब बात अगली खबर की, एटा से अगली खबर है। जलेसर के पटना पश्चिम बिहार में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे से प्रशासन ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है। भानुगुड़ के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। सीओ और एसडीएम के नेतृत्व में रखी जा रही है पैनी नजर।
आंदोलनकारी किसानों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। आपको बता दें, भानु गुट के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आंदोलन की घोषणा की गई थी। जालियों के अतिक्रमण हटाने को लेकर आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो किसान आंदोलन की अगुवाई किसान नेता जगह जगह कर रहे हैं। आपको बता दें, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस में किसानों के आने की संभावना जताई जा रही है। एटा में भी कई जिलों के किसानों के आने की संभावना बनी हुई है। एसएसपी ने 6 से ज्यादा थानों का पुलिस फोर्स मौके पर लगाया हुआ है। एटा सहित कई जिलों के किसानों की इस प्रदर्शन में आने की संभावना जताई जा रही है। तो एसपी ने 6 थानों से पुलिस फोर्स यहां तैनात किया है। तो एटा से इस वक्त की अहम खबर, ड्रोन कैमरे से प्रशासन निगरानी कर रहा है। भानुगुट के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन सक्रिय तौर से नजर आ रहा है। सीओ और एसडीएम के नेतृत्व में पैनी नजर रखी जा रही है। देश की बात में अगली खबर फर्रुखाबाद से है। बच्चों पर दीवार गिरने की घटना सामने आई है। आपको बता दें, 2 बच्चे इस दौरान घायल हुए हैं। खेलते समय बच्चों के ऊपर यह दीवार गिरी है। दीवार के पास में पानी भरा हुआ था। पानी भरे होने से दीवार धराशायी हुई है, जिसमें 2 बच्चे घायल हुए हैं। दोनों घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें लोहिया संस्थान रेफर किया गया है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के बैरमपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां दीवार गिरने से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के बैरमपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो बच्चों की स्थिति को देखते हुए लोहिया संस्थान के लिए रेफर किया गया है। फर्रुखाबाद से इस वक्त की अहम खबर, खेलते समय बच्चों के ऊपर दीवार गिरी है। दीवार के पास बताया जा रहा है कि पानी भरा हुआ था। जल भराव के कारण यह दीवार गिरी है, जिसमें 2 बच्चों के दबने से 2 बच्चे घायल हुए हैं। घायल दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के बैरमपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां दीवार गिरने से 2 बच्चे घायल हुए हैं। अगली खबर बरेली से, एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। युवक के माथे पर चाकू से गोद कर लिखा गया है जय भोलेनाथ। मुस्लिम समुदाय के दिमागी रूप से कमजोर युवक के साथ यह घटना हुई है। आपको बता दें, मौके पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। थाना प्रेमनगर के मोहल्ला शाहाबाद का यह मामला बताया जा रहा है। तो मानसिक रूप से कमजोर मुस्लिम युवक के सर पर जय भोलेनाथ लिखकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। मौके पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। युवक के माथे पर चाकू से गोद कर लिखा गया है जय भोलेनाथ। तो निश्चित रूप से यह घटना माहौल खराब करने के लिए हो सकती है। मुस्लिम समुदाय के दिमागी रूप से कमजोर युवक के सर यानी कि माथे पर चाकू से गोद कर जय भोलेनाथ लिखा गया है। थाना प्रेमनगर के मोहल्ला शाहाबाद का यह मामला बताया जा रहा है। तो बरेली से इस वक्त की अहम खबर, एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। देश की बात में अगली खबर अमरोहा से है। खुखार कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। खुखार कुत्तों ने मासूम पर एक बार फिर से हमला किया है। कुत्ते ने हमले में मासूम बच्चे का कान नोचा है। घायल मासूम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले भी इस तरीके की कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें कई मासूमों पर ये आवारा कुत्ते हमला कर चुके हैं। नगर कोतवाली इलाके के मोहल्ला कुरैसी का ये मामला बताया जा रहा है। तो शहर शहर आवारा कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। प्रशासन तमाम दावे करता है इन आवारा कुत्तों पर कार्रवाई करने का, इनको पकड़कर लगातार अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें प्रशासन लगातार
कुत्तों के झुंड को पकड़ने की बात करता है, लेकिन फिर भी तस्वीरें लगातार ऐसी देखने को मिलती हैं। एक बार फिर ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक मासूम को कुत्तों ने नोचा है, मासूम के कान को कुत्तों ने नोचा है। अमरोहा से फिलहाल ये खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। खूंखार कुत्ते ने मासूम पर हमला किया है और मासूम के कान को नोचा है। घायल मासूम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश की बात में अगली खबर फर्रुखाबाद से है। जिलाधिकारी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। सूचना एवं जनसंपर्क प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया है। सूचना एवं जनसंपर्क का 3 दिवसीय यह प्रदर्शनी रहेगी, जिसका फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। प्रदर्शनी में सरकार की योजनाओं के कई चित्र लगाए गए हैं। विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शनी में प्रदर्शन किया जाएगा। तहसील सदर में लगाई गई है यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में सरकार की योजनाओं के अलग अलग योजनाओं के चित्र लगाए गए हैं। विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शनी में प्रदर्शन किया जाएगा। तो 3 दिवसीय ये प्रदर्शनी तहसील सदर में लगाई गई है, जिसमें सरकार की तमाम योजनाओं की प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया जाएगा। फर्रुखाबाद से एक खबर, जिलाधिकारी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। सूचना एवं जनसंपर्क प्रदर्शनी का फीता काटकर जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया है। सूचना एवं जनसंपर्क की 3 दिवसीय यह प्रदर्शनी रहेगी, जिसमें सरकार की तमाम योजनाओं का चित्रण और प्रदर्शन किया जाएगा। तहसील सदर में लगाई गई ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी, जिसमें सरकार की तमाम योजनाओं का प्रदर्शन किया जाना है। आज सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और तहसील प्रांगण इसको चुना गया है। ये माना गया है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आ पाएगी और इसमें बेसिकली यही है कि जो हमारे प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, नीतियां हैं या जो उपलब्धियां हैं, उसी को डिस्प्ले किया गया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगा कि हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और जो संभ्रांत लोग हैं, युवा छात्र छात्राएं, सभी लोग आएँ और इसको देखें, उससे लाभ लें। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर जालौन से है, जहां झोला छाप डॉक्टर्स की बढ़ती जनसंख्या पर लगाम कसने का वक्त आ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, झोला छाप डॉक्टरों का लगातार कारनामा जारी है। जमकर लूटपाट ये डॉक्टर मचा रहे हैं। मजबूरन लोगों को झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है और उनसे दवाई लेनी पड़ती हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है। प्रशासन भले ही इन पर छापेमारी कर कार्रवाई करने का दावा कर रहा हो, पर हकीकत यह है कि लोगों को झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करना पड़ रहा है। ये झोला छाप डॉक्टर उरई शहर के साथ साथ ग्रामीण जनता की जमकर जेब खाली कर रहे हैं। एक एक मरीज के प्रथम उपचार के दौरान 500 से लेकर 1000 तक का ये बिल बना रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इन झोला छाप डॉक्टरों की लूट से जनता त्रस्त नजर आ रही है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को कोसने के अलावा और कुछ भी इन लोगों के पास नहीं है। हालांकि इसको लेकर जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात कही गई तो उनका गोलमाल जवाब जो हमेशा की तरह रहता है वही देखने को मिला। पता चलने पर जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, ये गोलमोल जवाब सीएमओ की तरफ से देखने को मिला। झोला छाप के बारे में देखो, कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि यदि कोई चिकित्सक सीएमओ कार्यालय में पंजीकृत नहीं है तो वो अस्पताल नहीं चला सकता। उसके अतिरिक्त यदि कहीं कोई चला रहा है तो वो अपंजीकृत और अवैध है। जिसकी जितनी योग्यता है उसके अनुरूप अपने चिकित्सालय में सुविधाएं रख सकता है। उसके अतिरिक्त यदि वो कोई कार्य कर रहा है तो वो भी अवैध है। और उन पर जैसे ही कुछ तरह का प्रकरण संज्ञान में आता है, कहीं से कोई सूचना प्राप्त होती है
तो हम लोग जांच भी कराते हैं और उन पर सख्त कार्रवाई भी करते हैं। में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? करीब 10 लोगों पे हुई हैं, 10 लोगों में जिसमें कुछ को बंद किया गया, कुछ को नोटिस दी गई, और जिसमें जिसकी भी सूचना कहीं से मिलती है तो हम लोग करते हैं। यूँ तो प्रदेश भर में सरकार का झोला छाप डॉक्टरों पर हंटर चल रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पर झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़ आ गई है। लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा इन झोला छाप डॉक्टरों की वजह से जिले भर में कहीं ना कहीं हादसा होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर काफ़ी आक्रोश में लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से कई हादसे झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा हुए, छोटे छोटे नर्सिंग होम जो जिले में गांव हो या शहर हो या कहीं भी, वहाँ जिले में छोटे छोटे नर्सिंग होम जो खुले हैं वो कहीं ना कहीं हादसाओं का सबब जरूर बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर इसको लेकर किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात की जाए तो उनका कहना ये है कि झोला छाप डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि कागजों में जो कार्रवाई हो रही है झोला छाप डॉक्टरों का हौसला बुलंद होता जा रहा है। यही वजह है कि लगातार हादसे बनते जा रहे हैं। अब इनको रोकने के लिए प्रशासन किस तरीके से हंटर चलाएगा और किस तरीके से झोला छाप डॉक्टरों पर अंकुश कसा जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल जिस तरीके से हादसों ने जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर खलबली जरूर मची है। जब हमारी बात मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनडी शर्मा से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि झोला छाप डॉक्टरों पर पिछले दिनों 10 नर्सिंग होमों पर जो है कार्रवाई की गई थी, तो पिछले 10 लोगों पर जो कार्रवाई की है और आने वाले समय पे कार्रवाई और होगी। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि जांच जारी है और जिस तरीके से झोला छाप लोगों की हम लोगों को सूचना मिलती है हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं, लेकिन ऐसी कार्रवाई हल्की फुल्की दिखाई दे रही है, क्योंकि होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। देखना ही होगा आने वाले समय में प्रशासन किस तरीके से झोला छाप डॉक्टरों पर हंटर चलाता है, ये वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान के न्यूज़ जालौन। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। खबर फतेहपुर के गाजीपुर थाने से है। गाजीपुर थाने के बांदा तांडा रोड से ये खबर है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त बस में करीब 40 लोग सवार थे, जिसमें लगभग 6 लोगों को चोटें भी आई हैं, जिन्हें पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बस सवार यात्रियों की माने तो बड़े पुल के पास सामने से तेज रफ्तार कार आ रही थी। कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि बस कार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे के वक्त बस में मौजूद लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बस से बाहर निकाला गया। बस पलटने से बस में सवार लोगों ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने एम्बुलेंस को भी बुलाया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। यहाँ पे जितने घायल होकर लोग आए हैं करीब 11 या 12 लोग, इसमें गंभीर चोट किसी को नहीं है, हल्की फुल्की चोट थी। और 2-3 लोगों को हम लोग को शंका हुई तो हम लोगों ने उनका एक्सरे और सीटी एडवाइस किया है, उनको एडमिट रखा है। बाकी लोग खतरे से बाहर हैं, सभी लोग खतरे से बाहर हैं, कोई ऐसी गंभीर चोट किसी को नहीं है। क्या नाम है सर? डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव। अब बात अगली खबर की। खबर देवरिया से है, जहां अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने रविवार को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस समारोह देवरिया के मेहड़ापुरवा जीआई स्टेट स्थित वृद्धा आश्रम में वृद्धजनों की बीच सेवा भाव से मनाया। साथ ही वृद्धजनों को उनके दैनिक उपयोग की वस्तुएं वितरित कर उनकी समस्याओं को भी साझा किया गया। आपको बता दें कि यह संगठन 30 वर्ष पूर्व 3 सितंबर 1993 को गठित हुआ था। तभी से यह संगठन निरंतर व्यापारी हित में लगातार कार्य कर रहा है। आज वृद्धाश्रम में कुल 85 पुरुष एवं महिला वृद्धाजनों को उपहार देकर व्यापार मंडल ने सेवा का कार्य किया। मैं आप सभी का सम्मान हो इस व्यापारी दिवस पे मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे व्यापारी भाइयों के लिहाज से और हम सबके लिहाज से भी कि आज व्यापारी दिवस के मौके पर ये आयोजन किसी मैरिज हॉल में नहीं, किसी बहुत बड़े लॉन में नहीं, किसी बहुत बड़े भवन में नहीं हो रहा, बल्कि देवरिया के वृद्धाश्रम में हो रहा है। तो निश्चित तौर पे भागा हुआ आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद देने के लिए मैं भी बहुत तेजी से मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मेरे शब्द कम पड़ेंगे इस पूरी टीम को जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की संरचना की, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। और निश्चित तौर पे आदरणीय भगत जी ने जो कहा है
हो सकता है शुरुआत हो, लेकिन ये अंत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। कन्नौज से इस वक्त की अहम खबर आ रही है। कन्नौज से इस वक्त की अहम खबर, खुलेआम बियर ठेके पर आबकारी विभाग की संगठन से बिक रही है एक्सपायरी डेट की बियर। खुलेआम बियर ठेके पर बियर बिकने का वीडियो हुआ वायरल। सेल्समैन खुलेआम ठेके पर बेच रहा है एक्सपायरी डेट की बियर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आबकारी विभाग की अनदेखी से एक्सपायरी डेट की यह बियर धड़ल्ले से बिक रही है। सेल्समैन खुलेआम ठेके के सामने ये एक्सपायरी डेट की बियर बेच रहा है। आबकारी विभाग की अनदेखी और मिलीभगत से ये एक्सपायरी बियर लगातार बेची जा रही है। आबकारी विभाग लगातार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तिरवा क्षेत्र के सखोली बियर ठेके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां एक्सपायरी डेट की बियर धड़ल्ले से बिक रही है। आबकारी विभाग की मिलीभगत से ये ठेके के पास ही ओवर डेट की ये बियर बेची जा रही है। सेल्समैन खुलेआम ठेके पर ही ये एक्सपायरी डेट की बियर बेच रहा है। आबकारी विभाग की अनदेखी से लगातार एक्सपायरी डेट की ये बियर धड़ल्ले से बेची जा रही है। सेल्समैन खुलेआम ठेके पर ही ये एक्सपायरी डेट की बियर बेच रहा है। तो लगातार लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। बात अगली खबर की, खबर फर्रुखाबाद से है, जहां सीपी गेस्ट हाउस में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन ने सावन झूला कार्यक्रम का आयोजन किया। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने राधा कृष्ण के मधुर गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर सभी अतिथियों और आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल ने वैश्य समाज के मेधावी बच्चों की आर्थिक समस्याओं के कारण शिक्षा न रोकने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और अनमोल है। इसे निरंतर आने वाली पीढ़ियों में जारी रखें। ये सनातन हमारी जो संस्कृति है उसको वापस जीवित करने का एक बहुत बड़ा उस तरफ बहुत बड़ा कदम है। भैया बैठो, हेलो, सनातन संस्कृति ऐसी है, ये संस्कृति हमारे हिंदू समाज की जो हजारों साल आकर्षणाओं का शोषण दोहन सहते हुए भी आज जीवित है। महती बंदे के भाई साहब सत्याएं के उनके परिवार में जो वापस एक बच्चों को वापस अपने सनातन संस्कृति को जोड़ रहे हैं, तो बहुत सराहनीय कार्यक्रम है, बहुत सराहनीय उनकी सोच है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां सरकारी डॉक्टर मरीजों का प्राइवेट में कर रहे हैं इलाज। डॉक्टर का इलाज करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। प्राइवेट में मरीजों को देखने के चलते सरकारी अस्पताल में मरीजों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं, उनको अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी सामुदायिक मौधा स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य अधीक्षक प्राइवेट में मरीज का इलाज करते हुए दिख रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य अधीक्षक सरकारी आवास पर बुलाकर मरीजों से पैसे लेकर ये इलाज कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से है, जहां एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स व शामली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में डोडा पोस्त व स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 67 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान पकड़े गए तस्करों ने बताया कि ढाबे पर चरस व डोडा पोस्त रखने व सप्लाई करने का काम करते हैं। ढाबे पर डोडा व चरस बड़ी मात्रा में पार्टनरशिप करके मंगा लेते हैं और ढाबे को गोदाम की तरह प्रयोग करते हैं। चूंकि यह ढाबा सड़क किनारे है और हरियाणा राज्य की सीमा से सटा हुआ है, तो इस कारण यहां से सप्लाई आसानी से हो जाती है। जनपद शामली के
थाना झिंझाना अंतर्गत जो करनाल मार्ग है उस पर मेरठ के एनटीएफ और जनपद शामली की झिंझाना पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई के उपरांत 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति जनपद शामली का रहने वाला, 2 पड़ोसी जो स्टेट है हरियाणा के रहने वाले और एक पड़ोसी जो जिला है बागपत के। इस तरीके से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी के बाद भारी मात्रा में इसमें डोडा और उसके अलावा चरस की बरामदगी हुई है। इनके विरुद्ध नियमानुसार बरामदगी के आधार पर थाना झिंझाना अंतर्गत उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। अब बात अगली खबर की। खबर पुणे से है, जहां जिले के अंतरवाली सराटी गांव में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे कई अनशनकारी पुलिस लाठीचार्ज में घायल हो गए। इस घटना के विरोध में पुणे जिले के इंदापुर शहर समेत कई गांव में मराठा समुदाय ने सख्त बंद का आह्वान किया। साथ ही मराठा समुदाय आरक्षण की मांग को लेकर और भी आक्रामक हो गया। चेतावनी दी गई कि अब से मराठा समाज उग्र आंदोलन करेगा। पुणे जिले के ग्रामीण इलाकों में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रख इस बंद का त्वरित प्रतिसाद किया, इसका सहयोग किया। एहतियात के तौर पर बस सेवा भी बंद कर दी गई। आपली वृद्ध आहेत ते आपण व्हिडिओ पाहतो की वृद्ध लोक आहेत ते पडले ते तुम्ही मारू नका म्हणतात, परंतु काहीतरी रिएक्शन यावी। देश की बात में खबर यमुनानगर से है, जहां सढौरा विधानसभा के गांव कोतरखाना, ककडोंडी, कोटला व लहड़ हाली कला में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा वन पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं जनता के सामने रखी और समस्याओं का शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने मौके पर ही समाधान किया। वहीं उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया कि जनता के कामों को प्राथमिकता से करें। अगर कोई लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया और उसके बाद उन्होंने हमारी भी ड्यूटी लगाई कि हम भी जाके लोगों की समस्याएं सुनें। अब अक्सर तो तब क्या है कि जब हम अपनी बात कह के हम निकल जाते हैं, लेकिन अब कुछ देर बैठ के लोगों के साथ बातचीत करके तो समस्याएं क्या हैं उनका हमें भी ज्ञान होता है और साथ में जो अधिकारी होते हैं उनको भी उसका ज्ञान होता है। तो हमारा प्रयास है कि जो भी समस्याएं हैं लोगों की उनका समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास करके उन समस्याओं का समाधान करें। ये सही है कि जो बड़े काम थे वो सरकार ने पहले पूरे कर लिए, चाहे वो पुल बनाने का था, चाहे हॉस्पिटल बनाने का था, चाहे स्कूल का अपग्रेड करने का था, चाहे वो कॉलेज बनाने का था, वो सारे काम तो कर लिए, बड़े खर्च वाले काम तो कर लिए। अगली खबर गुरदासपुर से है, जहां सीआईए स्टाफ में इंस्पेक्टर के पद पर रहते हुए कपिल कौशल ने पिछले लंबे समय से आपराधिक तत्वों पर नकेल कसी हुई है। अपने आला अधिकारियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए कपिल कौशल ने विभिन्न स्थानों से ढेरों नशा तस्कर तथा नशे की भारी खेप पकड़कर पंजाब को नशा मुक्त करने की मुहिम में अहम भूमिका निभाई। उनके द्वारा ड्यूटी के दौरान बढ़िया सेवाएं निभाए जाने के चलते माननीय एसएसपी गुरदासपुर हरीश कुमार दायमा ने उन्हें विशेष तौर पर डीजीपी अकोमोडेशन डिस्क अवार्ड देकर सम्मानित किया। वहीं अपनी इस उपलब्धि के लिए कपिल कौशल ने एसएसपी समेत पुलिस डिपार्टमेंट का धन्यवाद करते हुए युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने की अपील की। अब बात अगली खबर की। अब 5 सितंबर को मोगा में होने वाले टीचर डे राज्य स्तरीय प्रोग्राम पर अब पंजाब के कंप्यूटर अध्यापक अपना इस दिन रोष प्रकट कर सरकार को गहरी नींद से जगाएंगे, जिसको लेकर मोगा के एक निजी स्कूल में पंजाब के अलग अलग जिले से कंप्यूटर अध्यापकों के अगुवाओं ने पंजाब प्रधान गुरविंदर सिंह
तरण तारण की अगुवाई में एक मीटिंग कर प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हमारे करीब 100 कंप्यूटर अध्यापक साथी अपनी 18 साल की सेवा पूरी कर इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा आश्वासन देने के बाद भी उनको कोई भी मदद अब तक नहीं की गई है। हम दसना चाहते हैं कि साड़ी 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 18 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਉਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮਧੋਲੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਆਂ ਨੂੰ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੇ ਲਾਭ देने ਤੋਂ असमर्थ रही है। अगली खबर पटियाला से है, जहां अप्रेंटिसशिप संघर्ष यूनियन पंजाब के सदस्यों ने बिजली बोर्ड मुख्य कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, अप्रेंटिसशिप संघर्ष यूनिवर्सिटी पंजाब ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बिजली बोर्ड मुख्य कार्यालय के बाहर मैनेजमेंट के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने कहा कि पिछली काफ़ी समय से वह अपनी मांगों को लेकर बिजली बोर्ड मैनेजमेंट और सरकार से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हरेली के आसपास से नहर नाली चालू हुआ है, आज तक के हमारे गांव में एक भी बूंद पानी नहीं गया है और ऐसा कगार में है फसल कि आटा टिकरा पूरा भुलाने की कगार में है। इसलिए हम लोगों को एक कदम उठाना पड़ा कि हमारे फसल अभी फिलहाल वर्तमान में फंस जाए, इसलिए हम लोग कलेक्टर तक पहुंचे हैं। हमारा विशेष मांग है पानी। पानी ही हमारा जिंदगानी। यहाँ 5 पंचायत के लोग आए हैं हम लोग, और 5 पंचायत में लगभग 10 ट्रैक्टर आया है और 4 पिकअप आया है। मनोज बंजारे हूँ। मेरे गांव में लगभग पिछले 15-20 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जिसके लिए हम लोग पीएचई में सिंचाई विभाग में आवेदन किए, पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कलेक्टर ऑफिस में हम लोग आवक जावक में दिए, पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अभी के तेल एरिया जो गाँव है, 3-4 गाँव में वो लोग आवेदन दिए हैं और उनको किया गया है कि कल परसों तक पानी। देश के बाद में अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है, जहां जिले में आज लगभग 7 से 8 गांव के किसान जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट के दफ्तर पहुंचे, जहां पर भारी भीड़ की अवस्था में लगभग हजारों किसानों ने पानी की समस्या को लेकर निजात पाने हेतु अपनी समस्या की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि सिंचाई विभाग से लगातार चर्चा हुई, मगर अभी तक पानी नहीं मिल पाया है इन लोगों को। हरेली के आसपास से नहर नाली चालू हुआ है, आज तक के हमारे गांव में एक भी बूंद पानी नहीं गया है और ऐसा कगार में है फसल कि आटा टिकरा पूरा भुलाने की कगार में है। इसलिए हम लोगों को एक कदम उठाना पड़ा कि हमारे फसल अभी फिलहाल वर्तमान में फंस जाए, इसलिए हम लोग कलेक्टर तक पहुंचे हैं। हमारा विशेष मांग है पानी। पानी ही हमारा जिंदगानी। यहाँ 5 पंचायत के लोग आए हैं हम लोग, और 5 पंचायत में लगभग 10 ट्रैक्टर आया है और 4 पिकअप आया है। मनोज बंजारे हूँ। मेरे गांव में लगभग पिछले 15-20 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जिसके लिए हम लोग पीएचई में सिंचाई विभाग में आवेदन किए, पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कलेक्टर ऑफिस में हम लोग आवक जावक में दिए, पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अभी के तेल एरिया जो गाँव है, 3-4 गाँव में वो लोग
आवेदन दिए हैं और उनको किया गया है कि कल परसों तक पानी देश की बात में अगली खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण को लेकर आए नए गाने पर साधु संत और तीर्थ पुरोहित आपत्ति जता रहे हैं। फिल्म स्टार विकी कौशल की आ रही है नई फिल्म का गाना है कन्हैया, ट्विटर पर आजा इन दिनों ट्रेंड कर रहा है। वहीं गाने पर हरिद्वार में साधु संतों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि भगवान और देवी देवताओं का नाम साथ में जोड़कर इस तरह के गाने नहीं बनाए जाने चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री का एक वर्ग सनातन और हिंदू देवी देवताओं का लगातार अपमान कर रहा है, उनको बदनाम करने में लगा हुआ है। इससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। फिल्मों में इस तरह के गाने और संवाद नहीं होने चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से ये गाना बना है, चाहे अभी हाल ही में सनातन धर्म के प्रति चिन्हों देवी देवताओं को, देखिए जिस प्रकार से ये गाना बना है, चाहे अभी हाल ही में सनातन धर्म के प्रति चिन्हों देवी देवताओं को लेकर OMG 2 बनी हो या अभी किसी नेता द्वारा एक बयान आया हो, ये सब का सब एक सुनियोजित तरीके से सनातन धर्म पर आक्रमण है। और चूंकि अभी देश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसी योजना के तहत ये विदेशी फंडिंग के माध्यम से एक बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि सनातन धर्म को परेशान करो, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों की आस्थाओं को खंडित करो। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जनपद SDDF रुद्रपुर में नियुक्ति के दौरान मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल आसिफ हुसैन ने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के साथ तालमेल रखकर उन्हें लाभ पहुंचाया। साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाने के उद्देश्य से उसके प्रार्थना पत्र पर बैक डेट में रिसीव पर अपने फर्जी हस्ताक्षर बनाए और अवैध एवं अनाधिकृत रूप से थाना रुद्रपुर की मुहर का दुरुपयोग किया गया। कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसके विरुद्ध अनुशासनहीनता और पद के दुरुपयोग जैसे आरोप इन पर लगे थे, तो उन आरोपों की फिलहाल जांच की जा रही है और जब तक जांच होती है तब तक इनको निलंबित करने के आदेश माननीय SSP महोदय द्वारा पारित किए गए। उधम सिंह नगर में विदेश से आई फोन कॉल ने एक किशोरी की जान बचा दी। जहां इस मामले में पुलिस की वाहवाही हो रही है, जो कि क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जनपद की रहने वाली एक युवती ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या करने से रिलेटिव एक पोस्ट डाली, जिसके बाद इंस्टाग्राम से आई कॉल के बाद पुलिस तत्काल हरकत में आई और किशोरी को रेस्क्यू कर उसकी काउंसलिंग की और उसके परिजनों को अवगत कराया, जिससे उसकी जान बच गई। का काम जो है वो चलता रहता है, उसमें हम लोग जो भी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि नोटिसेबल हैं साइबर वर्ल्ड में, हम उनको नोटिस करते रहते हैं। तो इसी क्रम के दौरान एक हमें इनपुट प्राप्त हुआ, जिसमें देर रात 22 अगस्त को एक सूचना मिली थी कि एक युवती है जो कि बाजपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उसके द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसकी लोकेशन इत्यादि ज्ञात करके तत्काल हम उनके घर पे जाके उस महिला को रेस्क्यू किया गया, उस युवती को। उसके बाद उसकी काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग करने के बाद परिवारजनों की सहायता से उसको रिहेबिलिटेट किया गया। और ये निश्चित रूप से पुलिस का बहुत ही अच्छा वर्क था और इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी है और साथ में एक पुलिस ने एक जीवन को बचाने में सफलता हासिल की। अगली खबर देहरादून से, जहां 5 सितंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र के लिए दून पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है। इसी संबंध में DIG और SSP देहरादून ने विधानसभा व उसके आसपास के ड्यूटी पॉइंटों पर स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा के आसपास पूर्व में निर्धारित किए गए स्थान पर प्रभावी बैरिकेडिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और बैरिकेडिंग पर समुचित संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान DIG ने विधानसभा के आसपास चल रहे स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों के संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों को संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को सत्र शुरू होने से पूर्व पूरा करवाने के निर्देश भी दिए गए।
खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डेंगू पीड़ित मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। मरीजों की ओर से प्लेटलेट्स की कमी और ब्लड रिपोर्ट देरी से आने की शिकायत की गई, जिस पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को देखते हुए अस्पताल में सभी सुविधाएं दुरुस्त की जाएं, साथ ही ब्लड रिपोर्ट जल्दी आ सके इसकी व्यवस्था की जाए। देखिए, मैंने आज डेंगू पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी किया और ज़्यादातर जितने भी लोगों से बात हुई उनके द्वारा ये बताया गया कि प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, समय समय पे उनको खाना भी मिल रहा है और प्रॉपर देखभाल उनकी हो रही है। एक चीज़ मैंने जो पाया कि लैब जो है हमें 24/7 हम लोगों को संचालित करना चाहिए। उसके इंस्ट्रक्शंस मैंने CMS साहब को दे दिए हैं और हमारा लैब जो गवर्नमेंट लैब है यहाँ पे कोरोनेशन अस्पताल में वो लगातार फंक्शन कर रही है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां जिले में इस साल बरसात के कारण कई पुल धराशायी हुए हैं, जबकि कई पुल जर्जर हालत में हैं। लोक निर्माण विभाग अधीक्षण अभियंता ने जिले में 19 पुलों को असुरक्षित बताया है। वहीं मौसम साफ रहते हुए अब कुछ धराशायी हुए पुलों को दोबारा बनाने में लोक निर्माण विभाग जुट गया है, जबकि कुछ पुल पर मरम्मत के कार्यों को पूरा करने के लिए विभाग ने शासन से बजट की मांग को लेकर पुलों का प्रस्ताव शासन को भेजा है। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया है कि नवंबर तक धराशायी पुल और असुरक्षित पुल की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जो हमारा रोड सेफ्टी ऑडिट के तहत हमने कुछ असुरक्षित ब्रिज पाई गया था, जिसमें 19 ब्रिज पाई गया था, जिसमें कुछ वो ये था, इसमें से एक सुखरूप ब्रिज हमारा सैंक्शन हो चुका है, जिसमें सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने हैं। इसके बाकी अन्य जो एस्टिमेट है शासन को प्रेषित किया जा चुका है। इसमें एक पुल हमारा ये बड़कोल्लू पुल वर्ल्ड बैंक में स्वीकृत हो चुका है। इसमें बाकी एक जो बाघाट पुल था, बाघाट पुल में हमारा क्लास B to A में हमने ये कार्य प्रारंभ हो गया। इसमें डेट ऑफ स्टार्ट दे दिया था, बरसात के बाद हम इसे पूर्ण कर देंगे। बाघाट पुल में वाहनों के लिए अभी बंद है, इसे जैसे ये काम हो जाएगा हमारा बरसात के बाद, क्लास ये लोडिंग हम चेंज कर रहे थे, उसके बाद करवा लेंगे। इसे दोबारा वाहनों के लिए आवागमन हो जाएगा। ये अक्टूबर-नवंबर में हो जाएगा। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।